हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। कल हमने एमसीक्यूज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थे यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज़ के वो सॉल्व किए थे और आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। कल मैंने 20 क्वेश्चन तक करवाया था, आज 21 से स्टार्ट करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आईएमएफ के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर कितनी है। ठीक है, तो आईएमएफ के अनुसार कितनी होनी चाहिए, 7% है। ठीक है, फिर उसके बाद है कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्थ सारथी सोम। फिर है समकरण कर की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त अधिनियम 2016, मतलब ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर 2017 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल्यवर्धित कर को भी शामिल किया गया है, चुंगी कर को भी, मनोरंजन कर को भी और विलासिता कर को भी। ठीक है, मतलब उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो है वो किससे रिलेटेड है। ब्रंटलैंड रिपोर्ट तो ये सतत विकास से संबंधित है। ठीक है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो एनएफएसए कार्यक्रम होता है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके अंतर्गत क्या होता है 75% जो होते हैं वो ग्रामीण होते हैं और 50% जो है शहरी आबादी को सब्सिडी वाले खाद्य प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, सम्मिलित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि यह गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता की प्रतिबद्धताओं को पूरा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन समटाइम्स क्या करता है कि ये जो डेटा दिया हुआ है ये इसको पलट देता है, मतलब 75% शहरी बोल देगा और बोलेगा कि 50% ग्रामीण है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो आइए एक बार देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है स्वच्छ जल और स्वच्छता। ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता जो है वो हमारा SDG 6 में है और सतत शहर एवं संतुलित समुदाय जो बोल रहा है वो हमारा SDG 11 है, मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। फिर है जलीय जीवों का संरक्षण, तो जलीय जीवों का संरक्षण हमारा SDG 14 है, मतलब ये भी सही है। मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो रॉन्ग है, तो ये इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, उत्तरदायित्वपूर्ण खपत एवं उत्पादन जो है वो हमारा SDG 12 में है, ना कि 17 में। 17 तो बहुत ही इजी है और हमने हमेशा पढ़ा होगा बुक्स में कि जो SDG 17 है वो लक्ष्य हेतु भागीदारी के लिए है, कि हमको लक्ष्य जो पूरा करना है SDGs का, उसके लिए सभी की भागीदारी आवश्यक है। आई होप आपको SDG 1 से लेकर 17 तक क्या होगा, याद होगा, और यदि नहीं है तो आप इसे याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो स्टेटमेंट क्या है, यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है और LIC इस योजना का फंड मैनेजर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो श्रम योगी मानधन योजना है बेसिकली असंगठित क्षेत्र के लिए होता है ये योजना, श्रम योगी योजना, और LIC जो है इसका फंड मैनेजर है। फिर है योजना का उद्देश्य संगठित क्षेत्र को लाभ पहुंचाना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि असंगठित क्षेत्र के लिए है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 29। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर जो लिंगानुपात है वो कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1020, मतलब ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना,
स्टैंड अप इंडिया जो है वो हम लोगों का आया था 2016 में, मतलब ऑप्शन नंबर ए भी सही मैच्ड है। फिर है वन नेशन वन राशन कार्ड 2019, ये भी सही मैच है, 2019 में आया था। गोबर धन योजना जो आया था 2018 बिल्कुल सही है। जल जीवन मिशन जो आया है 2019 में आया है, ना कि 2020 में, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। फिर है एजिंग वेल इन इंडिया रिपोर्ट इज़ पब्लिश्ड बाय, मतलब एजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, फिर से मैच द कॉलम है। इसमें एक तरफ क्या है, सर्वोच्च उत्पादक वाले जो स्टेट हैं उसके बारे में लिखा है, और फिर उसमें कौन कौन सी फसलें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है गुजरात, तो हमें पता है कि गुजरात में मूंगफली जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मध्य प्रदेश में एक तो सोयाबीन पाया जाता है, चना पाया जाता है। फिर दिया है कर्नाटक, कर्नाटका में सूरजमुखी बिल्कुल सही है। फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मेस्टा, मतलब अगर हम इसे मैच करें तो हम देखेंगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1990 के दशक के दौरान भुगतान संतुलन संकट का कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी इसके कारण हैं। ठीक है, 1990 में जब हुआ था भुगतान संतुलन का संकट, तो उस टाइम पे क्या था, राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8.4% था। कुवैत पर इराक के आक्रमण से तेल की कीमत में कमी आने लगी थी। महंगाई दर जो थी वो 6.7% से लेकर 16.7% तक वृद्धि होने लगी थी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है, ये आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ये हुआ था 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले योजना आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, जो योजना आयोग है वो एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। अब जानते हैं कि गैर संवैधानिक क्या होता है और सांविधिक क्या होता है। गैर संवैधानिक का मतलब होता है, ये जो योजना आयोग है उसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, और गैर सांविधिक का मतलब होता है कि योजना आयोग की जो स्थापना है वो किसी एक्ट के तहत नहीं हुई है। ठीक है, किसी कानून के तहत नहीं हुई है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया एक आयोग है, योजना आयोग। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले तो इन्हें नरसिम्हन वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। अगला स्टेटमेंट है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था। प्रथमा ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। तो ये देखिए, पहला स्टेटमेंट तो हमने बहुत बार पढ़ा है कि हाँ, नरसिम्हन कमेटी की सिफारिश पर ये क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी, ये हमें पता है। लेकिन पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हमारा प्रथमा ग्रामीण बैंक था, इसमें हमें डाउट हो सकता है, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा देगा। इसलिए हमें ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो पहला बैंक था वो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले में है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है नाबार्ड, तीसरा है भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड, और चौथा है नन ऑफ दैम। ओके, अब देखते हैं कि भारत में सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय क्या है। तो जाहिर सी बात है, सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय जो है वो नाबार्ड है। नाबार्ड क्या करता है, एमएसएमई और लघु वित्त बैंक ये सबको क्या करता है, लोन देता है। अब अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर भारत में भुगतान बैंकों की स्थापना हुई थी। तो भुगतान बैंकों की स्थापना जो हुई थी वो नचिकेत मोर समिति के सिफारिश के आधार पर हुई थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भुगतान बैंक होता क्या है। देखिए, जो भुगतान बैंक होता है उसमें किसी भी तरह का क्रेडिट जोखिम जो होता है वो शामिल नहीं होता है। यह अधिकांश बैंकिंग कार्य कर सकता है, लेकिन क्या नहीं कर सकता, यह ऋण नहीं दे सकता, क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता भुगतान बैंक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है,
हमारा अगला क्वेश्चन एनबीएफसी से रिलेटेड है। एनबीएफसी जो है हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस हो गया या फिर किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्ज़ाम हो गया या फिर यूपीएससी हो गया, सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनबीएफसीज़। तो इसमें बोल रहा है कि एनबीएफसी से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले तो देख लेते हैं, कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सार्वजनिक या निजी कंपनी के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, वही एनबीएफसी हो सकता है। फिर हमारा अगला स्टेटमेंट है, वे न्यूनतम 12 महीने अधिकतम 60 महीने के लिए सार्वजनिक जमा को स्वीकार कर सकते हैं। मतलब मैक्सिमम क्या है, 5 ईयर। ओके। फिर है, वे भुगतान निपटान प्रणाली का हिस्सा है एवं स्वयं पर आहरित चेक जारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो आहरित चेक क्या कर सकते हैं, जारी नहीं कर सकते हैं। फिर है, एनबीएफसी मांग जमा जो है वो स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, वो मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लीड बैंक योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। लीड बैंक योजना ये हमारा 1969 में शुरू की गई थी। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा है 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मुद्रा बैंक के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो दो स्टेटमेंट दिया है, दोनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले है, इसे सरकार द्वारा 2015 में 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए लॉन्च किया गया था। मुद्रा बैंक एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करता है। तो ये हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो करेक्ट है। ठीक है, कि 2015 में क्या किया गया था, 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा बैंक को शुरू किया गया था। लेकिन मुद्रा बैंक एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो मुद्रा बैंक होता है वो सीधे उद्यमियों या व्यक्तियों को ऋण नहीं देता है। सबसे पहले वो क्या करता है कि एनबीएफसीज को लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, एनबीएफसीज से क्या होता है कि एनबीएफसीज जो होते हैं वो एमएसएमई को लोन देते हैं। मतलब कि डायरेक्टली तो मुद्रा बैंक ने एमएसएमई को लोन नहीं दिया, पहले उसने दिया था एनबीएफसीज को, एनबीएफसीज ने दिया था एमएसएमई को। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।